जब स्टार्टिंग में आप प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी जब आप स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हो तो वो आपके पुश की वजह से पानी उसके अंदर जाता है, समझ में आया? और प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी दोनों कहाँ पे सेम है वाटर में? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, डी बोला, ए और डी। प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ डी। यस। तो प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ डी से क्या फर्क पड़ता है? हम लोग प्रेशर ऑफ डी और प्रेशर ऑफ बी को कंपेयर कर रहे हैं ना। ए तो बाहर है यस सिस्टम। समझा। यस। सो अगर प्रेशर ऑफ डी और प्रेशर ऑफ बी में देखा जाए तो डी इज ग्रेटर देन बी, जिसकी वजह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीजें भाग रही है। यस समझा। गो थ्रू कर रहे हो आप लोग या फिर मैं आगे स्टार्ट करूं? वेट मैम। ओके, सो फर्स्ट आई कंप्लीट द थ्योरी। जो एक छोटी सा पार्ट ऑफ द थ्योरी बाकी है वो पहले कंप्लीट करती हूँ, एंड देन ऑल टुगेदर हम लोग फिर सम्स करेंगे from your textbook. So let me set my camera and we'll go ahead if you don't have some doubt. नोटबुक दिख रही है आपको मेरी? यस मैम। Yes. So now we are going to go ahead with the fluids and motion. First I will explain you some theory. Some small part of the theory is remaining and then we will go ahead with the sums. So here we are going to start with fluids and motion. Fluids and motion means it's all about the moving fluid, and particularly we are going to talk about liquid here. So the branch of the physics that deals with the motion of the fluid is called as hydrodynamics. This branch particularly discusses about the fluids which are in motion. So hydrodynamics is the branch of physics जो fluid जब motion में होता है उसकी सारी study करता है. Is this very clear what I said? समझ में आया? यस। Yes. Now there are some terms that need to be understand about the fluid that are in motion. Is first point is steady flow.
Now what do you, these definitions are important for 1 mark questions. बहुत बड़े, बहुत important part of the chapter खत्म हो चुका है. अब ये जो सारे topics है, ये सारे 1 marks 2 marks के लिए आने वाले topics है. So most of the time you have a definition, and the definitions you have to write as it is from your book. So just understand that. So what do you mean by steady flow? For example, आपका एक पानी का या एक फ्लूइड का मोशन हो रहा है. अगर हर पॉइंट पे जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वेलोसिटी, अगर वो कांस्टेंट है, या आपका एक पानी का पूरा बंडल पास हो रहा है, या आपके ये फ्लूइड का पूरा एक बंडल पास हो रहा है, समझ लो एक मोटी सी पाइप है, उसमें से पानी का एक पूरा बंडल बाहर निकल रहा है. सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक अगर आपने यहाँ पर प्रेशर और वेलोसिटी मेजर किया, यहाँ के फ्लूइड का प्रेशर और वेलोसिटी मेजर किया, यहाँ के फ्लूइड का प्रेशर और वेलोसिटी मेजर किया, सो अगर वो हर जगह कांस्टेंट आता है, इफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज like pressure comes constant everywhere, ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं. इज वेरी क्लियर? मतलब अच्छे से फ्लो हो रहा है, स्मूथली फ्लो हो रहा है. अगर हर जगह पर प्रेशर, वेलोसिटी और बाकी की जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ऐसे फ्लो को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं. इज वेरी क्लियर? Yes. Yes. ठीक है. Now the next point that we need to understand is flow line. Now what is this flow line? As I said, this is the fluid. हर एक फ्लूइड के पार्टिकल का जो पाथ होता है, जिस लाइन पे वो आगे की तरफ बढ़ता है, this path is called as flow line. The path of the individual particle inside the fluid. ये जो पूरा एक लिक्विड है, हर एक फ्लूइड का, हर एक पार्टिकल का जो पाथ है, that path is considered to be flow line. Is this very clear? Yes. समझा? Yes. So path of an individual particle is called फ्लो लाइन. ये पॉइंट क्लियर हुआ है? स्टेडी फ्लो कब बोलते हैं? जब मेजरेबल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ हर जगह कांस्टेंट होती है. फ्लो लाइन किसको बोलते हैं? ये जो पार्टिकल्स है फ्लूइड के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स है या जो भी फ्लूइड आप ले रहे हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसका जो भी पाथ है, दैट पाथ इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो लाइन ऑफ द फ्लूइड. इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. Next is flow tube. फ्लो ट्यूब इज, जैसे अभी अगेन ये पूरा फ्लूइड पास हो रहा है, राइट? तो ये जो पूरा ट्यूब बना हुआ है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स है ना फ्लूइड के जो पास हो रहा है. तो ये जो ट्यूब बना और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, जिसको हम एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर कर सकते हैं कि इस लाइन के अंदर ही पूरे फ्लूइड्स पास हो रहे हैं, दिस होल ट्यूब इज कॉल्ड एज अ फ्लो ट्यूब. इसी को फ्लो ट्यूब बोलते हैं. समझ में आ रहा है? और स्टेडी फ्लो में आपके जो पार्टिकल्स है वो फ्लो ट्यूब के बाहर नहीं जाते, इसी के अंदर स्टेडीली मूव होते हैं. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट इज फ्लो ट्यूब. ये जो पूरा बंडल है फ्लूइड का, जो आपके पाइप से पूरा बंडल निकलता है, दैट बंडल इज द फ्लो ट्यूब. आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. ओके. And the last point is streamline. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपका ये एक फ्लूइड है जो पास हो रहा है, ठीक है. अब इस कर्व से वी विल ड्रॉ टेंजेंट. हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो भी कर्व है, विल ड्रॉ टेंजेंट टू इट. और ये टेंजेंट क्या करेगा हमको, ये टेंजेंट हम वेलोसिटी के डायरेक्शन में बनाएंगे. मतलब जिस डायरेक्शन में भी फ्लूइड मूव हो रहा है, उस डायरेक्शन में हम ये टेंजेंट बनाएंगे. और ये टेंजेंट
जो हम डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में बना रहे हैं, जो हमको ये बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, दिस टेंजेंट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन। इसी को हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे, किसी भी कर्व के एक पॉइंट पे जब हम एक टेंजेंट बनाते हैं और वो टेंजेंट हमको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देता है, ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्ट्रीमलाइन। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. So the tangent that gives the direction of the velocity is called as the streamline. Are you clear with these 4 points? Steady flow, हर जगह पे प्रेशर, वेलोसिटी, एवरीथिंग इज बीइंग कांस्टेंट विद द टाइम। ऐसा अगर फ्लो है तो स्मूथ फ्लो या स्टेडी फ्लो बोलते हैं। फ्लो लाइन, हर पार्टिकल का जो पाथ है इसके अंदर, हर पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है फ्लो होते वक्त, दैट इज कॉल्ड एज फ्लो लाइन। देन आई एक्सप्लेन यू अबाउट द फ्लो ट्यूब। ये जो बंडल बनाया है हमने कि ये पूरा पार्टिकल्स का एक बंडल है जो फ्लो हो रहा है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन के अंदर जो बंडल बनाया है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। और स्टेडी फ्लो हो रहा है तो आपके पार्टिकल्स इस इमेजिनरी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, इसी के अंदर स्मूथली फ्लो होते चले जाएंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लो ट्यूब। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन इज समथिंग दैट अगर कहीं पर कोई कर्व है तो वहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो और वो टेंजेंट आपके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को समझाता है, व्हिच इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन। दिस इज वेरी क्लियर? Yes. Yes. एंड इट इज सेड दैट कि अगर आपका स्टेडी फ्लो है तो अगर समझो कि एक फ्लो ट्यूब है या दूसरा फ्लो ट्यूब है, तो अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो हो रहा है मतलब स्मूथली फ्लो हो रहा है, तो ना ये वाला फ्लो ट्यूब इसको क्रॉस करेगा ना ये वाला फ्लो ट्यूब इसको क्रॉस करेगा, मतलब दोनों दोनों अपने अपने ट्यूब्स में ही आगे की तरफ पास करेंगे। इफ इट इज अ स्टेडी फ्लो, इफ इट इज आइडियल स्टेडी फ्लो। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. वो क्रॉस नहीं करेगा, स्मूथली आगे सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे पैरेलली। सो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व नाउ। Next point is streamline flow. और laminar flow. Streamline flow or laminar flow is a steady flow only. That is, it is a smooth flow only. But इसमें see, keep it in mind, जब आपका fluid move करता है, when it moves, तो उसके हर एक पार्टिकल की मूवमेंट होती है। जैसे अगर समझो अगर कहीं पर ऑयल गिर गया है तो ऑयल का एक जो लेयर है पूरा, हर एक पार्टिकल ऑयल का ऊपर 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 मूव करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज ड्रॉप हो गई है लिक्विड की, तो जितना भी मोटा लेयर होता है, हर एक लेयर नीचे वाले लेयर के ऊपर सरकता रहता है। सो समझो ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ये एक पूरा आपने फ्लो ट्यूब बना लिया। सो लेमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो में, लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेडी फ्लो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स है, ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली फ्लो होती है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होता इनके बीच में। हालांकि नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट इट इज कंसिडर फॉर एन आइडियल कंडीशन दैट ऐसा स्टेडी फ्लो जिसके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होता और सारे लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्मूथली खसकते हैं, दैट फ्लो, if the adjacent layer have a smooth flow on each other, such steady flow is called as streamline flow or laminar flow. Is this very clear? There is no Yes. friction between the layers of the fluid. आपका जब एक फ्लूइड गिरता है आपको दिखता है कि वो एक लेयर है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो देयर आर नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ फ्लूइड ऑन ईच अदर, और सारे फ्लूइड्स एक दूसरे के सरफेस पे खसकते होते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को नीचे गिरा देते हो, वो जो नीचे वाला लेयर है वो जमीन में चिपक जाता है और जो ऊपर वाला लेयर है वो आगे की तरफ खसकता चला जाता है। सो ऐसा स्टेडी फ्लो, जिस स्टेडी फ्लो में
यस, फिर से बोलो। ऐसा स्टडी फ्लो जिस फ्लो में आपके जो लेयर्स है वो लेयर्स एक दूसरे पे स्मूथली फ्लो हो, स्मूथली खिसके, ऐसे स्टडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो के अंदर कंसीडर करते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. 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 And next is turbulent flow. Turbulent flow means there is an irregularity, कैसे भी जाएगा, there is no fixed boundary or there is no conditions कि कहीं पर हर जगह प्रेशर या वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। जब there is a irregular flow, something like this, we say it is a turbulent flow. Is this very clear? Yes. 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 मिस रिपीट करो ना And- टर्बुलेंट। क्या हुआ, फिर से बोलो। मिस एक बार बता ना टर्बुलेंट। ट्यूबुलेंट फ्लो, ट्यूबुलेंट फ्लो मींस इररेगुलर फ्लो, कैसे भी फ्लो होगा, और यहाँ पर कोई वेलोसिटी की फिक्सिंग नहीं है, कोई कहीं पर प्रेशर फिक्स नहीं है टाइम के साथ। दिस कंडीशंस आर नॉट फॉलोड एंड देयर इज अ इररेगुलर फ्लो ऑब्जर्व्ड इन द फ्लूइड, सच फ्लो इज कॉल्ड एज ट्यूबुलेंट फ्लो। हाँ, बट ट्यूबुलेंट फ्लो में होता ये है कि फ्लूइड की वेलोसिटी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी। मैं समझाती हूँ आगे जाके क्या होती है। फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बड़ी हो जाती है। सो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब तक वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे है तब तक पार्टिकल स्टेडी फ्लो करता है, पर जैसे ही आपके फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू होती है वो ट्यूबुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लूइड स्टेडी फ्लो करे तो आपको आपके फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे रखनी होगी। अगर आपकी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली गई तो योर स्टेडी फ्लो विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ट्यूबुलेंट फ्लो। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल्स, आपका जो हरिकेन्स आता है, स्टॉर्म्स, वो सारी चीजें ट्यूबुलेंट फ्लो होती है, दे आर इररेगुलर। सारे पॉइंट्स का प्रेशर वेलोसिटी सब मेजरेबल क्वांटिटीज कांस्टेंट नहीं होता। इज दिस वेरी क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स एवरीवन? Yes. सो लेट मी कम टू यू, देखते हैं कितना समझा। मानस, आर यू देयर? मानस, गिरीश, सब सो रहे हैं। केदार, यस मिस। ट्यूबुलेंट फ्लो क्या होता है बताओ? मिस वो एक इनरेगुलर रहता है फ्लो, उसमें फ्लूइड्स वेलोसिटी इंक्रीज करने पे बियॉन्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी पे जाती है, उसको ट्यूबुलेंट फ्लो बोलते हैं। ओके, गुड। नेक्स्ट इज श्रावणी। Yes, ma'am. Explain me what is streamline flow or laminar flow? Streamline flow is मतलब जो layers होते हैं fluids के एक के ऊपर एक, वो मतलब उधर फ्रिक्शन नहीं होता, there is no frictions and वो smoothly flow होते हैं। Yes, ऐसे स्टेडी फ्लो को हम लैमिनार फ्लो या फिर Laminar. स्ट्रीमलाइन फ्लो में कंसीडर करते हैं। अक्षय, एक्सप्लेन मी स्ट्रीमलाइन। Hello, ma'am. Yes, go for streamline. Ma'am, it is a curve whose tangent at any point is going to be is describing the flow and the direction of the velocity of the water where it is flowing. That is the Yeah. streamline. That's great. Okay, so I hope everyone is clear with every definition. Let's move ahead with what is critical velocity. ये बात तो क्लियर हो ही चुकी है कि अभी मैंने समझाया कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी
जिस वेलोसिटी के ऊपर अगर ऊपर आप फ्लूइड को लेके जाओगे तो आपका स्टेडी फ्लो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू अ Turbulent flow. turbulent flow or turbulent flow. You can say turbulent flow or you can say turbulent flow, it is on you. So it is basically converted into a turbulent flow. Such velocity is called as critical velocity. Okay, and the formula for the critical velocity is given directly. You don't have to prove it. That is Vc is equals to Rn into eta. This symbol is called as eta. Rn into eta divided by rho into d. Now what is Rn here? Rn is called as Reynolds number. Eta is coefficient of viscosity. आपका fluid कितना viscous है, मतलब fluid का flow होने का क्या capacity है, viscosity वो बताता है. Eta is coefficient of viscosity. Your rho is density of the fluid. And your D is diameter of the tube. कितना मोटा ट्यूब पानी का फ्लो हो रहा है या फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, जो फ्लो ट्यूब है, diameter of the tube. Is this very clear what I said? Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity. बताती हूँ Reynolds number क्या है, या Reynolds number से हम क्या find out करते हैं. Rn is Reynolds number, eta is coefficient of viscosity, rho is your density of the liquid, and D is the diameter of the flow tube. Is this very clear? Yes. Yes. Okay. Now what is this Reynolds number? Reynolds number आपको बताता क्या है? Reynolds number आपको ये बताता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमको बताती है कि फ्लो कैसा है. फॉर एग्जाम्पल ये देखा गया है कि अगर आपका फ्लूइड जो है उसका रेनॉल्ड नंबर Rn, इफ रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 1000, इसकी वैल्यू लेस देन 1000 है, देन वी से दैट द फ्लो इज, ये आपका एमसीक्यूज के पॉइंट है सब. If Rn value is less than 1000, then we say that the flow is streamlined or laminar flow. ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर ये बोलता है कि अगर आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जो फ्लो हो रहा है, अगर Rn की वैल्यू उसके लिए लेस देन 1000 आ रही है, so that will be most probably a streamline or a laminar flow. If Rn is greater than 2000, then flow is turbulent flow. और अगर Rn 1000 और 2000 के बीच में है, so it is said that your streamline flow is changing to turbulent flow. Is this very clear with the three conditions? Less than 1000, Yes. it will give you streamline flow or laminar flow. Greater than 2000, it will give you a turbulent flow. And if it is between 1000 and 2000, it is said that your streamline flow is getting changed to turbulent flow. Is this very clear? Yes. Yes. So it is a constant which is observed. Next is your viscosity. What do you mean by viscosity? What is viscosity? किसी को पता है? As I said, it tells you about how fluids have a flow. कैसा fluid flow करता है वो कहीं ना कहीं viscosity के हेल्प से पता चलता है. So somewhat viscosity का मतलब क्या है वो समझो. जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप
आपकी कोई चीज गिर गई है तो वो चीज के बहुत सारे लेयर्स है, हमको देखने के लिए एक लेयर लगता है, बट देयर आर मेनी लेयर्स इनसाइड दैट पर्टिकुलर फ्लूइड, जिसमें ये जो सबसे लोअर वाला लेयर होता है ये आपके सॉलिड के कांटेक्ट में होता है, दैट इज आपके ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है। अब विस्कोसिटी क्या बताती है? विस्कोसिटी ये बताती है कि आपके अलग अलग लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है, हाउ मच फ्रिक्शन इज देयर बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो आपका फ्लूइड आगे फटाफट नहीं जा पाएगा, बट अगर वहीं पर दोनों हर एक लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन कम है, अपोजिशन कम है, ड्रैगिंग फोर्स कम है, ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। अगर ये ड्रैगिंग फोर्स कम है, या इसको आप अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हो, अगर लेयर्स के बीच में अपोजिंग फोर्स कम है तो आपका फ्लूइड फटाफट मूव करेगा। एज आई सेड कि नीचे वाला लेयर तो आपके सॉलिड के कांटेक्ट में आ जाता है, जो फ्लो होता है वो ऊपर वाले लेयर का होता है। सो इन लेयर्स के बीच में कितना फ्रिक्शन है या कितना अपोजिशन है या कितना ड्रैगिंग फोर्स है, वो आपका वो एक्सप्लेनेशन आपको विस्कोसिटी के बारे में बताता है। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अगर फ्लूइड ज्यादा विस्कस है तो मतलब लेयर्स के बीच में ज्यादा अपोजिशन है, तो आपका फ्लूइड जल्दी जल्दी आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। अगर फ्लूइड कम विस्कस है तो आपका जो फ्लूइड है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. सो अगर आप देखो तो योर हनी, आप हनी को गिरा दो, वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो नहीं करेगा, इज विस्कस दैट वाटर, क्योंकि हनी के लेयर्स के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज्यादा ड्रैगिंग फोर्स होता है, बहुत ज्यादा अपोजिशन होता है। दिस इज वेरी क्लियर व्हाट इज विस्कोसिटी? Yes. Yes. So viscosity, it simply means the dragging force or the opposing force between the different layers of the fluid. अगर कम है, विस्कोसिटी कम है, तो फ्लूइड फटाफट मूव करेगा। विस्कोसिटी का कम होने का मतलब है अपोजिशन का कम होना या ड्रैगिंग फोर्स का कम होना। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Okay. Now, what do you mean by viscous force or viscous drag? Now, ये जो ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है आपके डिफरेंट लेयर्स के बीच में, यही ड्रैगिंग फोर्स को हम विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? द ड्रैगिंग फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज आल्सो नोन एज विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग, मतलब पीछे की तरफ खींचना। अगर आपका विस्कस ड्रैग ज्यादा है तो विस्कोसिटी आपकी जो होगी वो ज्यादा होगी, और विस्कोसिटी ज्यादा है इसका मतलब आपका फ्लूइड जो है वो जल्दी जल्दी फ्लो नहीं हो पाएगा। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. Yes. So are you clear with till here? सारे points clear है? Yes. Okay. So let me come to you people again. Kavini, Shravani Kulkarni, Yes, ma'am. can you explain me what do you mean by viscosity? विस्कोसिटी मतलब जो ड्रैगिंग फोर्स है बिटवीन, नहीं मतलब जो हमारा लेयर्स होता है उसमें मतलब फ्लूइड का जो लेयर्स है उसमें जो नीचे वाला लेयर्स होता है वो सॉलिड के ये होता है, उसका कांटेक्ट सॉलिड से होता है, और जो ऊपर वाला फोर्स है उसमें ये ड्रैगिंग फोर्स होता है, उससे वो अपोजिशंस ऑफ फोर्स होता है। इसकी वजह से मतलब हनी इज हाई विस्कोसिटी और वाटर इज लो विस्कोसिटी। So अगर viscosity ज्यादा है तो फ्लूइड जल्दी जल्दी मूव होगा या धीरे धीरे मूव होगा?
धीरे. Okay. Now, what do you mean by viscous force or viscous drag? Dragging force experience between the layer of fluids. Okay. What do you mean by critical velocity? Critical velocity क्या है श्रावणी? Are you here? Can you hear me? Yes, ma'am. Explain me critical velocity. मैम वो फिर से एक्सप्लेन करो ना. क्यों आप नहीं थे अभी लेक्चर में? नहीं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी तो Okay. तब वो मिस हो गया. ठीक है. Explain me what do you mean by steady flow? At every point मतलब उधर वेलोसिटी और मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं. What do you mean by turbulent flow? Turbulent flow is irregular flow of fluid. Yes. So जिस वेलोसिटी पे आपका स्टेडी फ्लो ट्यूबुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उस वेलोसिटी को ही क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. मतलब अगर आपने अपने फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कर दी तो आपका फ्लूइड जो है वो ट्यूबुलेंट या टर्बुलेंट फ्लो जो आप बोलना चाहते हो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. इज दिस वेरी क्लियर? Yes, ma'am. नो कंफ्यूजन्स? Yes, ma'am. Okay. Chalo, let's go ahead. So this was all about some things that you need to know while understanding the fluid dynamics. And the last part as a definition is your velocity gradient. शायद मैंने जब आपका ओरल्स वगैरह लिया था मैंने आप लोगों को ग्रेडियंट का मतलब बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है. वहां पर हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट, थर्मल ग्रेडियंट, ऐसी सारी चीजें देखी थी. पोटेंशियल ग्रेडियंट. सी ग्रेडियंट का मतलब होता है एक तरफ चीजों का ज्यादा होना और दूसरी तरफ चीजों का कम होना. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? सो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी. मींस देयर इज अ वेलोसिटी, different velocities at different point. So velocity gradient is your simply change in velocity with respect to change in distance. Velocity distance के साथ साथ कैसे change हो रही है? Measured from a stationary layer is called as velocity gradient. मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब हम ये देख रहे हैं कि फ्लूइड का हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का कैसा चेंजेस हो रहा है जब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, स्टेडी कंडीशन है. सो ऐसे कंडीशन में आपका चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस कैसा होता है? दैट गिव्स यू द वेलोसिटी ग्रेडियंट. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? मैं एक बार फिर से समझा. वेलोसिटी ग्रेडियंट, सी ग्रेडियंट का मतलब है कि हर जगह क्वांटिटीज के जो भी क्वांटिटी है हर जगह उसका वैल्यू अलग अलग होना. So when we find out that how your velocity is changing with respect to distance, so change in velocity with respect to distance is considered to be a velocity gradient. जैसे temperature gradient था, so it was change in temperature with respect to distance, dt by dx. So this is called as temperature gradient, change in temperature with respect to distance. वैसे ही fluid में change in velocity with respect to distance is considered to be a velocity gradient. This is very clear. और ये तब निकाला जाता है जब फ्लूइड के ऊपर से कोई एक्सटर्नल हवा या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए. It should be a stationary condition or it should be in a steady condition. Is this very clear what I am saying? Yes. ठीक है. So let's go ahead with the Newton's law of viscosity. यहाँ पे भी आपको कुछ प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली जो न्यूटन के स्टेटमेंट्स है वो दिए गए हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी.
So according to Newton, for any streamlined flow, आपका जो viscous force है, that is your dragging force, or any layer is directly proportional to first area of the layer और दूसरी चीज velocity gradient. So according to Newton, is the statement of the Newton says that कि अगर if there is a streamlined flow, so जो आपका जो viscous force होता है, जो dragging force होता है, वो कहीं ना कहीं आपके layer के area पे और velocity gradient पे directly proportional होता है. Is this very clear what I said? समझा? Yes. Yes. So F is directly proportional to A and F is directly proportional to dV by dx. So your F is equals to, F is directly proportional to A into dV by dx. So if you proportionality sign जब निकाली गई, so that is equals to eta times A into dV by dx, where this eta is called as coefficient of viscosity. Eta is coefficient of viscosity which depends on nature of a fluid. Is this very clear? Yes. Yes. So काफी बार मैंने देखा है बच्चों को अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछा है तो वो लोग न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ लिख देते हैं. See, Newton's law of viscosity is related to the viscous force. So you have to keep this in mind. ये सारी चीजें आपके 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आती है क्योंकि बच्चों को लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, but it is important. So Newton's law of viscosity says that in a streamlined flow, your viscous force is directly proportional to area of the layer, जो आपका layer का area होता है वो, and your velocity gradient, that is change in velocity with respect to distance. So F is directly proportional to A, F is directly proportional to dV by dx. So F is directly proportional to A into dV by dx. जब आप proportionality sign निकालते हो, you have to introduce a constant, which constant here is eta. So this eta is coefficient of viscosity, और ये coefficient of viscosity पूरी तरीके से कौन सा fluid use कर रहे हो उसके ऊपर depend करता है. Is this very clear? Yes. Yes. So how can you define this coefficient of viscosity? आप define कैसे कर सकते हो? So it is basically defined as it is force experienced by the layer per unit area per unit velocity gradient is considered to be a viscosity. So viscosity, coefficient of viscosity can be defined as force per unit area per unit velocity gradient experienced by the layer is considered to be a coefficient of viscosity. Is this very clear? Yes. Yes. And of course, what will be the unit of this eta? बताओ जरा क्या unit आएगा? What will be the unit of this eta? Give me the Newton unit. second Formula per तुम्हारे meter सामने. square. Newton per meter square. Newton second per meter square. So it will be of course dV by dx है. Yes. So dV by dx में जो s से ऊपर चला जाएगा. So Newton second Per meter square. पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट है ईटा का. या फिर ऑल टुगेदर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को एक और नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज डेकापॉइस. सो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हैव अ यूनिट ऑफ डेकापॉइस. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड?
Yes. Yes. मैम पॉइज मतलब क्या है? It's a unit which is given, nothing else. Is this very clear till now? Yes. So from this, just have a look to the Newton's law of viscosity. अगर कोई doubt है तो पूछ लो. Is this everyone done? No doubts? So let's move ahead. And let's explain the process of viscosity on the basis of molecular motion. On the basis of molecular motion. So let's say this is the layer Y and this is the layer X. Okay. So we'll consider them like a plate. एक smooth flow consider करें तो plane जैसा एक plate जैसा consider करता है. And between these two layers of the fluid, let's say there are three layers A, B, and C. ठीक है? So the velocity of A, let's say it is V minus dV. Velocity of B is V, and velocity of C, say it is V plus dV. ठीक है? So here we are going to understand about how the fluid layers move upon each other. So before going ahead with this, I would like, अगर आपके पास textbook हो, go to the page number 62 of your book. Sorry, textbook नहीं, notes. Do you have a printed notes with you people? है आपके पास अभी? Yes. Go to the 62 page number of and go to question number 99 and just have a read. एक बार read करके लो, फिर जब समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर से समझेगा. Just have a read. पढ़ के लो जरा एक बार. Are you doing that? Yes.
So are you people ready? Yes. Yes. तो समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? Are you people reading first of all? कर रहे हो read? Yes. Yes. समझ में आ रहा है Yes. कुछ? मैम लास्ट करने समझ रहे. Okay, let's understand this. What they have said. We are considering two layers which are called to be plate X and plate Y. जिसमें हमने क्या बोला कि there are three layers in between A, B and C. जिसमें A का जो mean velocity है, सी देखो मीन वेलोसिटी का मतलब है हर पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है. सो हम लोग ओवरऑल जो कंसीडर करेंगे वो मीन वेलोसिटी कंसीडर करेंगे. सो द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द A layer is V minus dV, for B layer it is V, and for C layer it is V plus dV. Okay, now what? आपका जो C का मॉलिक्यूल्स है, they are moving usually with a higher velocity, and when they are moving with a higher velocity होगा क्या, ये जो molecules होंगे C के, they will try to enter into the B layer. C से C B में जाने की कोशिश करेंगे. Are you clear what I'm trying to say? ये जो molecules है of C, they will try to enter into the B, and when they will try to enter into the B, तो वो क्या करेंगे, वो इतने फास्ट स्पीड में होंगे कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, एज वेल एज फ्रॉम द बी लेयर वो कोलाइड होंगे. बी लेयर के जो स्लोली मूविंग पार्टिकल्स है उनके साथ भी कोलाइड होंगे. जब ये मॉलिक्यूल्स सी के मॉलिक्यूल्स जब बी के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड होंगे, दे विल ट्रांसफर देयर मोमेंटम. वो अपना मोमेंटम, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे इन द लेयर बी. लेयर बी से लेयर ए में ट्रांसफर होगा, लेयर ए से ऑन एन एवरेज लेयर एक्स में ट्रांसफर होगा. सो बेसिकली होता क्या है, आपका
फास्टर मूविंग लेयर अपना मोमेंटम स्लोअर मूविंग लेयर में ट्रांसफर करता है. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. और धीरे धीरे इसकी स्पीड, जो ऊपर वाले लेयर की स्पीड है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर 0 चली जाती है. सो यही प्रोसेस की वजह से विस्कस ड्रैग होता है कि धीरे धीरे आपका जो ऊपर का लेयर फटाफट फटाफट आगे भाग रहा था, वो विस्कस ड्रैग की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से इसके सारे मोमेंटम जो है अंदर पास हो जाते हैं. और अंदर पास होने की वजह से आपका जो नीचे का लेयर है वो, और जो ऊपर का लेयर है, वो ऊपर का लेयर जो है वो इट रिड्यूसेस टू 0. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. और वो बोलते हैं कि ये रैंडम मोशंस जो भी हो रहा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ये सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉर्मली आपका फ्लूइड या तो गर्म हो जाता है. वो काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली थर्मल एनर्जी में, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, कोलिशन की वजह से वो सारी काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है. और धीरे धीरे आपके मॉलिक्यूल्स एकदम शांत पड़ जाते हैं. सो लिक्विड्स के बीच में जो ये इंटरैक्शन हो रहा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो रहा है, कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है विस्कस ड्रैग के लिए. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. फिर से समझा रही हूँ. देयर आर 2 लेयर्स हमको एक्स एंड वाई. molecule नीचे भी बीच में होता है. हमने 3 लेयर्स लिए हैं, ए बी एंड सी. आपका बी, आपका ए वी माइनस डीवी से चलता है, बी वी से चलता है, और सी बी प्लस डीवी से चलता है. जो फास्टर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो ऊपर का लेयर होता है वो फास्टर होता है, वो जल्दी जल्दी भागता है. सो जो ऊपर का लेयर है, वो ऊपर का लेयर जो है वो फास्टर मूविंग पार्टिकल होता है. तो ये जो ऊपर के लेयर है वो कंटिन्यूसली नीचे के लेयर्स में एंटर करने की, बिकॉज ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ऊपर के जो पार्टिकल्स है, सी के जो पार्टिकल्स है, वो ट्रांसफर होते हैं बी में. जब ये बी में ट्रांसफर होते हैं, ये इतनी ज्यादा स्पीड में होते हैं कि ये बी के मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर टकरा जाते हैं. बी के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराने के बाद सी के मॉलिक्यूल्स अपना सारा मोमेंटम बी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं. अब ये बी के मॉलिक्यूल्स अपना मोमेंटम ए के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर देते हैं. इस तरीके से सारे ऊपर वाले लेयर अपना मोमेंटम नीचे वाले लेयर्स पे ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं. इस तरीके से सारा मोमेंटम जो है वो y से x में ट्रांसफर हो जाता है. तो जो आपका ऊपर वाला जो फास्ट मूविंग लेयर था, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, और सारा का सारा मोमेंटम कहाँ पास होना शुरू हो जाता है, x पे. अब जब ये सारा का सारा मोमेंटम x पे पास होता है, तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा कोलिशन होता है. और जब इनके बीच में कोलिशन होता है, अपोजिशन होता है, तो मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, कोलिशन होने के टाइम पे जो हीट प्रोड्यूस होता है उस फॉर्म में लॉस हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है. जिसकी वजह से, इन्हीं सारी चीजों की वजह से, ये जो कोलिशंस की वजह से अपोजिशन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस आ रहे हैं, इन सारी चीजों की वजह से ही विस्कस ड्रैग एग्जिस्ट करता है. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? Yes. सो कोई Yeah. ऐसा है जिसको ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये विस्कस ड्रैग का स्टेटमेंट नहीं समझा हो? प्लीज प्लीज पूछ लो. सबने रीड किया? मैम इधर दिया है कि वो एक्स प्लेट एक्स है ना, वो रेस्ट पे, तो बाद में मोमेंटम ट्रांसफर होके वो मोशन में जाएगा क्या, रेस्ट पे क्या रहेगा? हुआ? वो इधर दिया है कि प्लेट एक्स रेस्ट पे, तो वो वाई से जब मोमेंटम इधर ट्रांसफर होगा एक्स पे, तब वो हाँ. एक्स वेलोसिटी मतलब गेन करेगा कि वैसे ही रहेगा? सी डिपेंड करता है कि अगर कोलिशन में आपका मोमेंटम, अगर कोलिशन में आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा लॉस हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मोमेंटम उसको ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो वो इतना ज्यादा कुछ खास मूव नहीं करेगा. समझ में आया? बट ये है यस. कि जो ऊपर का लेयर जो जल्दी जल्दी भाग रहा था, जो एक्चुअली में चल रहा था, वो रुक जाएगा. यस मैम, समझा. सो एक बार अगर चाहिए तो वापस से एक बार रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 99. इफ यू हैव सम डाउट प्लीज आस्क. I can extend your lecture 5, 15 minutes or 10 minutes.
हो गया? रिया रीड कर रहे हो? Are you people reading? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Once Hello, you're ma'am. done, let me know. मैम Hello, बोलो. ma'am. इधर पॉइंट दिया है, रिडक्शन इन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन डायरेक्शन ऑफ लैमिनार फ्लो इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन आर रैंडम. Yes, ma'am. वही पूछना था, वो समझा. So reduction in the velocity of the molecules in the direction of laminar flow is due to the fact that their directions after collision are random. Yes, because the molecules are at such a high speed that वो सारे molecules continuously एक दूसरे से collide हो रहे हैं और collision की वजह से उनकी जो speed है, since there is a transfer of momentum continuously, तो laminar flow के direction में जो भी उनकी speed है वो क्या होती जाती है, continuously reduce होती जाती है. This is what it is said. इधर रैंडम मतलब क्या? रैंडम मतलब किधर भी भागना, इधर उधर कहीं पे भी जाना. यस समझा. मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल पर्टिकुलरली पास करेगा. इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन एंड इट कैन कोलाइड विद एनी ऑफ द अदर पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल बी. ऐसा फिक्स नहीं है कि ये पार्टिकल है तो इसके नीचे वाले पार्टिकल से ही जाकर टकराएगा. इट कैन गो एंड स्ट्राइक टू द अदर पार्टिकल्स ऑफ द बी आल्सो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रैंडम मोशन. यस मैं समझा. Is this done? Everyone is clear? Yes. Yes, ma'am. Yes. Let's go ahead with the temperature dependency of viscosity. So normally liquid में ऐसा पाया गया है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट होते हैं, तो उनकी जो विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. मतलब उनके बीच का जो अपोजिशन है इट डिक्रीजेस. और पार्टिकल्स अगर आपने उनका टेम्परेचर हाई कर दिया तो वो जल्दी जल्दी फ्लो होते हैं. उनके बीच का जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, बिकॉज पार्टिकल्स बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है वो टाइम पे. दे हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी. दिस इज वेरी क्लियर. सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो लिक्विड्स में, सो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स have means they start vibrating और उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है and there is less opposition when the temperature is high. समझ में आया what I said? Clear with the part? वापस बताओ ना. I said जब आप लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ा देते हो, when you increase the temperature of a liquid, तो लिक्विड के बीच का जो कोहेसिव फोर्सेस होता है, सिंस पार्टिकल दूर दूर जाकर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है, जो लेयर्स के बीच का कोहेसिव फोर्स है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है. इनके बीच का जो फ्रिक्शन है
वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है और आपका फ्लूइड फटाफट फटाफट फ्लो करता है. दिस इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड. So in the liquid, when you increase the temperature, the if cohesive force between the two layers of the liquid, or the cohesive force between the two molecules of the liquid, it becomes less effective. उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं रह जाता, तो फ्रिक्शन उनके बीच में कम हो जाता है. और जब फ्रिक्शन कम हो जाता है तो मॉलिक्यूल की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और मॉलिक्यूल इजीली फ्लो कर पाता है. इज इज वेरी क्लियर. Yes. बट वहीं पे अगर आप गैस की बात करो तो गैस में ऐसा नहीं होता. गैस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा रैंडमली बहुत ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आपकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखती है. बिकॉज मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव होकर एक दूसरे से बहुत ज्यादा टकराना शुरू कर देते हैं और खुद के लिए ही फ्रिक्शन क्रिएट कर लेते हैं. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड. Yes. सो इन लिक्विड्स टेम्परेचर बढ़ने पर विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाकर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और उनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स है वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है. Whereas in gas, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे से अलग ही होते हैं, तो वो और ज्यादा एनर्जी लेकर एक दूसरे के साथ कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं. और व्हेन दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, वो खुद के लिए ही फ्रिक्शन क्रिएट कर लेते हैं और उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ विस्कोसिटी गैसेस में बढ़ती चली जाती है. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. Yes. सो लिक्विड के लिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, फ्रिक्शन डिक्रीजेस, और गैसेस के लिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कोसिटी increases. Is this very clear with the terms? Yes. The last theory of your book, Stokes law. Stokes law क्या बोलता है कि समझो आपका ये एक कंटेनर है. This is a container. इसके अंदर एक फ्लूइड है. उस फ्लूइड में आपने एक स्फीयर अंदर की तरफ डाला है. आपने ये स्फीयर इसमें डाल दिया. अब ये जो स्फीयर है ये विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. दिस स्फीयर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स. मतलब इस लिक्विड की वजह से ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. ऑफ कोर्स यू नो कि जब भी आप कोई चीज फ्लूइड के अंदर डालते हो, पानी या लिक्विड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है. सो ये एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब ये फ्लूइड इस लिक्विड, जब ये स्फीयर इस लिक्विड के अंदर जाएगा. एंड दैट विस्कस फोर्स according to Stokes law depends on, it is directly proportional to radius of the sphere. It is directly proportional to velocity. किस velocity, इसकी velocity कितनी है इस medium के अंदर, इस liquid के अंदर. And it also directly depends on eta, that is आपके liquid का coefficient of viscosity कितना है. Is this very clear what I said? जब आप स्फीयर को लिक्विड के अंदर डालते हो, आपका स्फीयर अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो विस्कस फोर्स स्फीयर का रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करता है. स्फीयर का स्पीड, स्फीयर की वेलोसिटी कितनी है इस लिक्विड में उस पर डिपेंड करता है, और लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है. सो एफ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वी एंड ईटा. This is what is Stokes law. And if you replace this directly proportional का sign, F is equals to K into eta RV, और K की वैल्यू जब फाइंड आउट की गई तो it is 6 pi eta RV. Is this very clear with the Stokes law? Yes. So whenever you insert a sphere inside a liquid, it is going to experience the viscous force, which is directly proportional to radius of the sphere. It is directly proportional to the speed of the sphere inside the liquid, and it is directly proportional to the coefficient of viscosity of the liquid as well. So F is directly proportional to RV eta,
फिर F is equals to, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो इट इज K into eta RV, then K is given by 6 pi. This is very clear? Yes. मैम ये वापस से एक्सप्लेन करो ना, मैं नेटवर्क इशू। फिर से बोलो। यस यस स्पीक अप, फिर से बोलो। मैम वापस से एक्सप्लेन करो ना स्टोक्स लॉ। क्या नहीं समझा इसमें? मैम नेटवर्क इशू। ओके, सो आपने एक कंटेनर में एक लिक्विड लिया और उसके अंदर आप एक बॉल डाल रहे हो स्फीयर का, स्फेरिकल शेप का। तो जब आप इस बॉल को इसके अंदर डालोगे लिक्विड के अंदर, तो आपका लिक्विड विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जो विस्कस फोर्स है वो स्फीयर के रेडियस के बराबर होगा डायरेक्टली, सॉरी, वो जो विस्कस फोर्स है वो स्फीयर के रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साथ में आपके स्फीयर का स्पीड कितना है लिक्विड के अंदर, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और आपके लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब आपका जो विस्कस फोर्स आपके इस स्फीयर पे लग रहा है, इट डिपेंड्स ऑन r, that is radius of the sphere, speed of the sphere inside the liquid, and the coefficient of viscosity of the liquid. So F is, that is viscous force, that is dragging force, is directly proportional to RV eta. जब आप proportionality sign हटाओगे, so you'll get F is equals to K eta RV, where K का value numerically निकाला गया तो it is 6 pi. Is this very clear? यस मैम। Okay, so let's try to find out the velocity of the sphere inside the liquid, which is also called as terminal velocity. स्फीयर का अंदर पानी के या लिक्विड के अंदर कितना वेलोसिटी है, which is called as terminal velocity. Let's find that. Resolve करते हैं प्रोसेस. So I am finding the terminal velocity of the sphere inside the fluid. चलो फोर्सेस बताओ, कौन सा फोर्सेस कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ कौन से फोर्सेस लगने वाले हैं? बोलो। विस्कस force, अप थ्रस्ट। और नीचे की तरफ? mg। सो आपका जो विस्कस फोर्स है, जो भी लिक्विड है वो कंटिन्यूअसली चीजों को ऐसे ऊपर ढकेलता है, अंदर आने नहीं देता. सो लेट्स अंडरस्टैंड. और जो पानी का बायंट फोर्स होगा, डू यू नो अबाउट बायंट फोर्स ऑफ द वाटर और बायंट फोर्स ऑफ द लिक्विड्स? किसी को बायंट फोर्स के बारे में पता है? आपका फ्लूइड कंटिन्यूअसली, जब भी आप किसी चीज को अंदर डालते हो तो आपका फ्लूइड कंटिन्यूअसली चीजों के ऊपर बायंट फोर्स लगाता है. मतलब आपका फ्लूइड कंटिन्यूअसली उन चीजों को बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करता है. अगर बायंट फोर्स हैवी है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी चीज अंदर की तरफ डूबती नहीं है, बाहर ऊपर तैरती है या बाहर चली जाती है. अगर आपका बायंट फोर्स हल्का है तो आपका, फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक मेटल का चीज लिक्विड के अंदर डाला और वो नीचे सेटल हो गई, इसका मतलब बायंट फोर्स जो है वो उसको धक्का नहीं मार पा रहा है. और अगर आपकी कोई चीज बीच में से घूम रही है, मिडल में से स्विम कर रही है या फिर फ्लो कर रही है, इसका मतलब जितना बायंट फोर्स लग रहा है उतना वो पार्टिकल भी फोर्स लगा रहा है. दोनों तरफ से फोर्सेस बैलेंस होकर चीजें बीच में घूम रही है. समझ में आया व्हाट आई एम सेइंग? So buoyant force is the force which is exerted by the liquid layers. So ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो buoyant force जिसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, और दूसरा विस्कस फोर्स जो लिक्विड की लेयर की वजह से लग रहा है. और नीचे के साइड में there is a gravity, only gravity. So if you balance these two,
सो जैसे जैसे ये जो स्फीयर है ये नीचे की तरफ आएगा, आपका वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता जाता है और विस्कस फोर्स इंक्रीज होता जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो टर्मिनल मतलब वो स्टेडी हो जाता है। इसी टर्मिनल वेलोसिटी, इसी पॉइंट पे जहां पे आपका जो स्फीयर है वो स्टेडी हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब जहां पर आपका नीचे के साइड लगने वाला फोर्स और ऊपर के साइड लगने वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और चीज एकदम कांस्टेंट स्पीड से मूव होना शुरू होती है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो एट टर्मिनल वेलोसिटी total downward force is equal to total upward force. So total downward force क्या लग रहा है? डाउनवर्ड फोर्स में कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ ग्रेविटी। ग्रेविटी। एक बात समझो, जब आपका कोई भी फ्लूइड नीचे नीचे आता है उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। वेलोसिटी कम होती चली जाती है, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी वेलोसिटी आती है जहां पर ग्रेविटी और जो ऊपर के जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, जब वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना, ऑलमोस्ट बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, देन वी से दैट यू आर अप टू अ टर्मिनल वेलोसिटी। सो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है एंड ग्रेविटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज वेट mg, और ऊपर हमारा लग रहा है विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट फोर्स दैट इज बायएंड फोर्स। ओके, नाउ अगर आप मास के बारे में बात करें, if we talk about the mass, so we know mass of the sphere, so we know density is equals to mass upon volume. So density into volume will give you the mass, and your volume, of course it is a sphere, so volume will be 4/3 pi r cube is equals to mass. Is this part clear? Yes. So let's substitute this here. So density into 4/3 pi r cube into g. विस्कस फोर्स तो अभी हमने देखा, इट इज 6 pi eta rv, और जो आपका बायएंड फोर्स है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4/3 pi r cube sigma g, where this sigma is the density of the liquid. So अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल फाइंड दैट द वेलोसिटी, द टर्मिनल वेलोसिटी, जहां पर जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे भी फोर्स लग रहा है, दैट वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2/9 r square g rho minus sigma upon eta, where rho is the density of your sphere and sigma is the density of your liquid. Is this very clear? Yes. So this is the Yes. terminal velocity, जिस वेलोसिटी पे जितना अपवर्ड फोर्स लगता है आपके स्फीयर का लिक्विड के अंदर, उतना ही डाउनवर्ड फोर्स भी लगता है. So if you simplify this, you'll get this. इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे और मुझे करके बताओगे कि ये आ रहा है या नहीं. Again I am repeating, टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ बोलता है कि जब आप किसी स्फीयर को लिक्विड के अंदर इंसर्ट करते हो, आपका स्फीयर एक विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और वो विस्कस फोर्स जो है वो आर, ईटा, वी, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है. बाद में हमने कहा कि लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? जब आप आपका स्फीयर को अंदर भेजते हो तो आपका स्फीयर जो है वो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, क्योंकि उसके ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ता जाता है. जिस पॉइंट पे जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे फोर्स, मतलब जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करना शुरू करते हैं और आपका जो स्फीयर है वो एक
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना शुरू होता है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. सो टर्मिनल वेलोसिटी पे टोटल फोर्स डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स अपवर्ड. अब ऊपर की तरफ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो पानी की वजह से धक्का लगता है, दैट इज बायंट फोर्स, और दूसरा फोर्स है विस्कस फोर्स, पानी के लेयर्स की वजह से. और नीचे की तरफ सिर्फ ग्रेविटी लग रही है. ग्रेविटी इज गिवन बाय mg is equals to viscous force plus buoyant force. Viscous force is given by 6 pi eta rv and buoyant force is given by 4 by 3 pi r cube sigma g. The sigma is the density of your liquid. So, और हमने मास को रिप्लेस कर दिया. मास density is mass upon volume. So volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. So density into 4 by 3 pi r cube is equals to mass. हमने मास को डेंसिटी इंटू 4 by 3 pi r क्यूब से रिप्लेस किया, मल्टीप्लाइड बाय जी. और जब आप इसको थोड़ा पूरा सिंप्लीफाई करोगे, यू विल फाइंड दैट द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 by 9 r square g rho minus sigma by eta, where rho is the density of the sphere and sigma is the density of the liquid. This is where the theory gets over. बाकी का आगे का आपका सारा पोर्शन डिलीटेड है, जो कि आपको उसके एंट्रेंस में सिखाया जाएगा. Is this very clear what I said with the terminal velocity? Yes. 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 Okay. So let's move ahead with the sums. Sum number 1. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter. Diameter दिया है raindrop का 1 millimeter. Falling with a uniform velocity. V दिया है 2 meter per second through the air. The coefficient of viscosity given is 1.8 into 10 raised to minus 5 Newton second per meter square. आपको विस्कस फोर्स निकालने बोल रहा है. So viscous force is given by the formula F is equals to 6 pi eta RV. आपके पास eta है, आपके पास R है, आपके पास velocity है. 6 into 3.14. आपको विस्कस फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा. This is very clear what I said? Yes. Yes. लिख के ले लो और सोल्यूशन के लिए प्लेस ढूंढ के छोड़ के रखो, सॉल्व करके रखना. Are you people writing? लिख रहे हो? Yes. Yes. Write it away. There is a oil जिसके ऊपर मुझे एक मेटल प्लेट को आगे की तरफ मूव करना है. I'll move the metal plate towards this side. And जो horizontal force लग रहा है इस चीज को, इस मेटल प्लेट को इस ऑयल के ऊपर खसकाने के लिए, that force is given to be 1 Newton. और इस मेटल प्लेट का जो एरिया है, that is basically your 10 raised to minus 2 meter square. और वेलोसिटी जिससे हमको उसको आगे की तरफ मूव करना है, that is 10 raised to minus 2 meter per second. And स्टार्टिंग में आपका मेटल प्लेट रेस्ट पे है, और जो लेयर ऑफ द लिक्विड है, लिक्विड लेयर, दैट इज उसका थिकनेस है 1.5 into 10 raised to minus 3 meter. Find the coefficient of viscosity.
सॉरी, तरीके से निशान इंसर्ट करना है अंदर की तरफ. So what do you think, what will be, how you'll calculate? मैम पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. So पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं. कैसे निकालोगे वेलोसिटी ग्रेडियंट? dv by dx. Well, dv by dx velocity upon thickness. Yes. So velocity gradient is जितना आपका ये थिक लेयर है वो इस, that is your dx. So dv by dx आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितना कर रहा है? पहले आपका वो रेस्ट पे था, अब वो 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड से चल रहा है. मतलब आपका चेंज इन वेलोसिटी 2 × 10⁻² मीटर है, मीटर पर सेकेंड है. Yes. और आपका जो थिकनेस है, जितने थिकनेस के लिए वो चलने वाला है, जितने एक्स डिस्टेंस के लिए वो कवर करने वाला है, दैट इज योर 1.5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, मीटर सॉरी. सो यहाँ से आपको dv by dx आ जाएगा. आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है, तो f/a × dv by dx. आपके Yes. पास dv by dx है कि कितनी वेलोसिटी चेंज करनी है कितने थिकनेस के लिए. आपके पास dv by dx है, आपके पास f है, आपके पास a है, आपको ईटा की वैल्यू आ जाएगी. बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज में डालना है और आंसर निकालना है. दिस इज वेरी क्लियर. Yes. Yes. ये समझा सबको? आपका एक ऑयल का थिक ऑयल का लेयर है जिसके ऊपर आपको मेटल प्लेट को खसकाना है. स्टार्टिंग में आपका मेटल प्लेट रेस्ट पे है, वो सारी बातें बोल रहा है कि उसको जो फोर्स लगने वाला है, दैट फोर्स इज गोइंग टू बी योर 1 न्यूटन. एरिया इज गोइंग टू बी 10⁻² मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आप उसका स्पीड चेंज करने वाले हो, दैट इज 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड. हमको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है. तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है कितने थिकनेस के लिए, that will give you dv by dx, that is 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड divided by 1.5 × 10⁻³ मीटर. Is this very clear what I said? Yes. Yes. So यहाँ से आपको dv by dx मिल जाएगा. So eta is basically f/a × dv by dx. आपके पास f है, आपके पास a है, आपके पास dv by dx है, आपको eta मिल जाएगा. So लिख के ले लो एंड सॉल्व करके आंसर दो मुझे नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट मुझे जो क्वेश्चंस करवाने हैं एक्चुअली सरफेस टेंशन से करवाने हैं, तो प्लीज फटाफट लिख के लो ये क्वेश्चन और स्पेस छोड़ो. जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी आप लोग खुद से करोगे. डन.